आज हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टेंशन क्या होता है और टेंशन को हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि टेंशन की कॉज क्या होती है। तो टेंशन की कॉज होती है सरफेस एनर्जी। क्या होती है कॉज? कॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी। कॉज ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस एनर्जी। तो क्वेश्चन ये होता है कि सरफेस एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सरफेस एनर्जी के बारे में। क्लियर? अच्छा, सरफेस एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। जो चीज़ों की नॉलेज आपके पास है, उन चीज़ों को जो इसको पढ़ाने के जो रिक्वायर्ड है उसकी नॉलेज आपको है। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, हमने वर्क और एनर्जी की कैलकुलेशन बहुत डिटेल की है और हमने देखा कि हर जगह पर वर्क एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। जब वर्क किसी फोर्स के अगेंस्ट, किसी अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट होता है तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि ये वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दूसरी चीज़ मैं इसको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। देखिए इधर, ये मान लेते हैं अर्थ की सरफेस है। दिस इज अर्थ सरफेस। ठीक? अच्छा, अर्थ की सरफेस में अर्थ का कहीं सेंटर होगा, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखते हैं? हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं अर्थ की सरफेस पर। और ये मान लेते हैं कि इस वक्त इसकी ये जो फार्मूला हमने पढ़ा था U = mgh, इस वक्त h 0 हो जाएगा। इस वाली लोकेशन पर h 0 होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी हमने इसको रेफरेंस लेवल मान लिया और यहाँ पर कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी 0। अब इस बॉडी को हम उठा के h हाइट ऊपर किए, h हाइट ऊपर करके यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया और ये बॉडी यहाँ पे रुकी हुई। तो अब इस बॉडी में क्या आ गया? इस बॉडी में एनर्जी आ गया mgh, जो 0 के बराबर नहीं। क्लियर है? अगर ये बॉडी यहाँ पर है, h हाइट पर है, तो h हाइट पर होने का मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी इस एक अट्रैक्टिव फोर्स जो इसका होगा mg डाउनवर्ड, इस फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पर है। तो कोई भी बॉडी किसी अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट अगर है, रुकी हुई है किसी हाइट पर, यहाँ पर रुकी हुई है, तो उस बॉडी में क्या होती है? उस बॉडी में एनर्जी होती है। हमने समझ लिया। यानी मोटा मोटी तौर पर, कंक्लूजन के तौर पर हमने ये समझा कि अगर कोई बॉडी किसी अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट खड़ी हुई है तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें एनर्जी होना चाहिए। और हम इस वाली कैलकुलेशन में देख रहे हैं इसके पास एनर्जी है। क्लियर? दूसरी चीज कि अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो बॉडी किस स्टेट में रहना चाहेगी? एनर्जी के हायर स्टेट में रहना चाहेगी कि एनर्जी की लोअर स्टेट में रहना चाहेगी? तो जब जो अब तक का नॉलेज हमारे पास हुआ है, उस नॉलेज पर हमने समझे हैं कि कोई भी बॉडी मिनिमम एनर्जी स्टेट को सर्च मारती है। वो कहाँ पे रहना पसंद करती है? मिनिमम एनर्जी स्टेट। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाऊं, देखिए ध्यान से, ये मैंने एक रेफरेंस लाइन रखा, ये रखा, ये रखा, ऐसे रखा और ऐसे भी रखा, ये है। और मैंने कहा कि ये जो लेवल हमारा है, ये वाला लेवल, ये लेवल क्या है? 0 एनर्जी लेवल है। 0 मतलब मिनिमम एनर्जी लेवल। क्लियर है? कितना लेवल है? मिनिमम एनर्जी लेवल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं फ्री छोड़ दूं, मैं बोलूं कि आप यहां पर भी रह सकते हैं, यहां पर भी रह सकते हैं, यहां पर भी रह सकते हैं, यहां पर भी, कहीं पर भी आप रह सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए 1, 3, 5 का नेचर है कि, तो इसमें से किसी एक को कंसीडर कर लेते हैं। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, मैंने उसको ये चॉइस दिया कि इस सभी पोजीशंस में आप कहीं पर भी रह सकते हैं, आपका जहां मन कहे आप वहां रहिए। तो ये देखा गया कि उस ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल टेंडेंसी देखने को मिली कि वो कहां पर रहना पसंद करता है? मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करता है। यहां पर रखिए तो ये रुकेगा, लेकिन यहां पर अनस्टेबल होगा। जैसे मैं यहां पर रखूं ऑब्जेक्ट को, यहां पर, तो ये अनस्टेबल है। जरा सा भी उसको मौका मिलेगा तो ये यहां से या तो इधर भाग जाएगा या तो ये इधर भाग जाएगा। क्यों भाग जा रहा है? रीजन ये है कि वो किसको सर्च आउट कर रहा है? वो मिनिमम एनर्जी स्टेट को सर्च आउट कर रहा है। यानी इस एग्जांपल से हमको ये समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्री रख दें तो कहां पर रहना पसंद करता है? अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करता है। क्लियर है? हम लोग भी गुस्सा होते हैं, तो गुस्सा क्या है? एक अगर फीस के सेंस में देखा जाए तो गुस्सा क्या है? आदमी का एक एक्साइटेड स्टेट है और इस एक्साइटेड स्टेट में यानी मैक्सिमम एनर्जी का लेवल है। गुस्सा क्या है? एक मैक्सिमम एनर्जी लेवल है। और नॉर्मल जो हम रहते हैं हमारी नॉर्मल एनर्जी लेवल है। तो हम किस स्टेट में रहना पसंद करते हैं? विदाउट टेंशन, विदाउट एंगर, बिना गुस्सा के, बिना टेंशन के रहना चाहते हैं।
तो ये क्या है, हम हमारी भी टेंडेंसी क्या है कि हम मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं। कोई आदमी 24/7 गुस्से में नहीं रह सकता। रीजन क्या है, वो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट। ये इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटेरियल बॉडी उसकी टेंडेंसी ये है कि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करती है। क्लियर है? आप को एक रबर देते हैं, रबर को फ्री छोड़ दो कि तुम ऐसे तन के भी रह सकते हो, स्ट्रेच करके रख लो और उसको फ्री छोड़ दो, तो वो किस स्टेट में रहना पसंद करेगा? सिकुड़ जाएगा। जैसे ही आप स्ट्रेच करने वाला फोर्स हटाएंगे वो सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब खींच के रखेंगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और जब उसको छोड़ देंगे तो अपने को कम करके मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। तो आपको इन सारे एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ है उसके पास क्या है? एनर्जी। दूसरा में हमने देखा कि मैटेरियल बॉडीज जो हैं उसके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करती है। ये दो बातें अपने माइंड में आप रखें, फिर आते हैं सरफेस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये दो बातें हमारे माइंड में आ चुकी हैं। अब आते हैं सरफेस एनर्जी पर। तो सरफेस एनर्जी में फ्री सरफेस हमने देखा था। देखिए इधर किसी जगह पर अगर लिक्विड होगा तो उस लिक्विड में क्या होंगे? लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मान लेते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सब हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भरेंगे और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कहां पर हैं? सरफेस पर हैं। यानी यही लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं? सरफेस बना रहे हैं। क्लियर है? यानी सरफेस पर, टॉप सरफेस पर, जिसको हमने फ्री सरफेस बोला, उस फ्री सरफेस पर कौन सा मॉलिक्यूल है? ये वाली लाइन मैं यहां से ना दिखाकर मैं नीचे से कुछ दिखाऊं तो ज्यादा आपको फीलिंग आएगी। जैसे देखो, यानी ये कौन से मॉलिक्यूल है? फ्री मॉलिक्यूल्स है, सरफेस मॉलिक्यूल्स है। ओके, अब इस पर देखते हैं। हमने ये देखा कि ये इसको इंटरेक्ट करेगा, इससे इंटरेक्ट होगा, इससे इंटरेक्ट होगा और ऐसे ऊपर भी मॉलिक्यूल होगा, उससे भी इंटरेक्ट होगा। क्लियर है? यानी इसके ऊपर जो फोर्स, नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? जितना इधर से उतना इधर से, जितना इधर से उतना इधर से। तो इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स टोटली पानी लिक्विड्स के अंदर है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? उसके ऊपर हमने ये देखा कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। जितना इधर इंटरेक्शन है उतना ही इधर इंटरेक्शन है, जितना इधर इंटरेक्शन है उतना ही इधर इंटरेक्शन। क्लियर है? मैं एक लेयर और ले लेता हूं ताकि आपको मॉलिक्यूल्स को मैं दिखा सकूं। क्लियर? देखिए, ठीक है। याद, ये आपने क्या देखा कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनसाइड है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं सरफेस मॉलिक्यूल की बात करूं वही चीज इसमें भी है, इधर जितना फोर्स उतना इधर, उधर इधर, नेट फोर्स इस वाले पर भी 0 है। तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया जो इनसाइड। तो यहां पर मैं दो केस मॉलिक्यूल्स का लूंगा। एक मॉलिक्यूल्स वो होगा जो कंप्लीटली इनसाइड होगा और एक मॉलिक्यूल वो होगा जो सरफेस पर होगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो कंप्लीटली इनसाइड है उसके पास फोर्स कितना है? 0 है। क्लियर? अब मैं आता हूं इस पर देखिए, इधर फोर्स, इधर इंटरेक्शन, इधर इंटरेक्शन, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन यहां पर इसके साथ भी इसका इंटरेक्शन है, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है। यानी अगर इसकी बात करूं तो ये इसको इंटरेक्ट, इधर इंटरेक्ट, लेकिन इधर भी लगेगा, तो नेट फोर्स 0 नहीं है। यानी सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, नेट फोर्स 0 नहीं है। क्लियर? नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है? तो इस फोर्स की डायरेक्शन है, ये फोर्स जो इसके ऊपर लगा जो 0 नहीं है उसकी फोर्स की डायरेक्शन किधर है? तो मैं इसको अलग से बता देता हूं, डाउनवर्ड से। क्लियर है? और आपने अभी देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डाउन मतलब एक रिजल्टेंट फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगा होता है और वो बॉडी रुकी होती है तो उसके पास क्या होती है? एनर्जी होती है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है इसके ऊपर एक रिजल्टेंट नॉन जीरो फोर्स डाउनवर्ड्स काम कर रहा है और सरफेस मॉलिक्यूल वहां पर रुका हुआ है। तो सरफेस मॉलिक्यूल के पास क्या होनी चाहिए? तो सरफेस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होना चाहिए। ये हमने समझ लिया कि सरफेस मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है, जो टॉप की सरफेस होती है, उस टॉप की सरफेस में सभी मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है? एक नेट डाउनवर्ड फोर्स होता है। उस नेट डाउनवर्ड फोर्स होने की वजह से हर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है? एक एनर्जी होती है, एक रिजल्टेंट एनर्जी होती है। क्लियर है? तो हमने ये समझ लिया कि सरफेस मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी होती है। क्लियर है? अब ये हुआ कि ये एनर्जी कैसी होती है।
तो इस एनर्जी को अब हम और थोड़ा सा समझते हैं, क्लियर है। तो अब इस एनर्जी को हमने एक नाम रख दिया, कहां पर ये एनर्जी पाई जाती है, सरफेस पर, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, सरफेस एनर्जी। अब इस सरफेस को मैं अलग से ड्रॉ करता हूं। मान लो कि ये पूरी सरफेस आपको दिखाई दी, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स, सब मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, देखिए यहां पे सब मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। तो इन सब मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, एक रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स है, रिजल्टेंट नॉन जीरो डाउनवर्ड फोर्स है। तो इसके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। यानी इन सब मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, इन सब मॉलिक्यूल के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, क्लियर है। क्यों है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, तो रुके हुए हैं, तो इन सब के पास क्या है, एनर्जी है। इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। अब ये हुआ कि ये एनर्जी का मेजरमेंट कैसे होगा, तो पहले भी हमने देखा था कि सरफेस मॉलिक्यूल के बीच जो टेंजेंशियल फोर्स लगता था उसको हमने क्या बोला था, टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का मेजरमेंट करने के लिए हमने फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट लेंथ रखा था, यानी यूनिट लेंथ पर सरफेस में कितना टेंशन आ रहा है उसको हमने क्या कहा, सरफेस टेंशन। इसी तरीके से ये आपकी सरफेस छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, और कोई इतना एरिया लेके मेजर कर रहा है, कोई सिर्फ इतना एरिया मेजर कर रहा है, कोई इतना मेजर कर रहा है। इसका मतलब एरिया को भी सिलेक्ट करना जरूरी है सरफेस एनर्जी को बताने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये सबके पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं और इसी का नाम एक रख देते हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी। तो हम सरफेस एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ surface molecules of liquid is known as surface energy, surface energy, क्लियर। तो सरफेस एनर्जी आपको समझ में आ गया। सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है उसी को हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, हमने इसको क्या बोल दिया, सरफेस एनर्जी, क्लियर। तो इसका एक नाम देते हैं, सरफेस एनर्जी को हम मानते हैं इट इज डिनोटेड बाई एस। मैं इसको एस से दिखाऊंगा, सरफेस टेंशन को टी से दिखाया था, इसको किससे दिखाऊंगा, एस से दिखाऊंगा, क्लियर। तो ये हो गया सरफेस एनर्जी। यूनिट क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, सिंपल में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा S इक्वल टू U अपॉन A। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया, सॉरी सरफेस एनर्जी का फार्मूला हो गया। वहां यहाँ पे S क्या है, सरफेस एनर्जी, U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, A क्या है, U एरिया, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी। इसका यूनिट लेते हैं, तो एनर्जी क्या होता है, जूल, और एरिया क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन आप लिखेंगे, डायमेंशन आपका होमवर्क डाल देते हैं, डायमेंशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जूल का लिखेंगे, तो जूल का क्या होता है, जूल का लिख लेंगे, मीटर का लिख लेंगे, लेंथ का लिख लेंगे L स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप डायमेंशन भी लिखेंगे। तो आई होप आपको सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सरफेस एनर्जी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हमें जानेंगे कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशंस होते हैं और इसको एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।